हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो आज के सेशन में हम लोग एसएससी सीपीयू का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो बेसिकली 50 प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सूत्री विभाजन यानी मिटोसिस इंग्लिश में बोलते हैं के चरणों का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन के सेल में गुणसूत्र के मध्य में रेखा का विभाजन होता है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है एनाफेज, दूसरा है टेलीफेज और तीसरा ऑप्शन है मेटाफेज और चौथा ऑप्शन है प्रोफेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, बताइए। ठीक है, सूत्री विभाजन में अगर हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं मेटाफोस नामक सूत्री विभाजन के दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य में रखा जाता है। तो आपको तो पता चल गया कि मेटाफेज नामक सूत्री विभाजन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में, कितना में 1855 ईस्वी में विर्चाव ने देखा था। तो कौन देखा था? विर्चाव ने। प्रश्न ये भी पूछा गया है दोस्त कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, बेसिकली इजी भी है, 3 प्रकार के। और वह कौन कौन है? तो एक आपको देखने को मिलेगा असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, है ना। असूत्री विभाजन अविकसित सेलों में होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन सेलों में होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। आई रिपीट अगेन, असूत्री विभाजन अविकसित सेल में होता है। जो डेवलप्ड अगर सेल नहीं हुआ है उसमें रहेगा कौन सी, बताइए ना, असूत्री विभाजन। और कायिक कोशिका में रहेगा समसूत्री विभाजन, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन जनन सेलों में रहेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कोशिका का खोज किसने किया आप सभी जानते हैं, रॉबर्ट हॉक ने किया था 1865 ईस्वी बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है जल संवर्धन की विधियों में पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो जल संवर्धन विधियों में पादप जो उगाने की जो प्रणाली है, विधि है ना, उसे हम लोग कहते हैं जल संवर्धन। जल संवर्धन ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जल संवर्धन विधियों में पादप उगाने की विधि को जल संवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों में रुधिर में प्रवेश करती है। तो किस प्रक्रिया के दौरान जो है ना, श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है, यानी इंटर करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो यह किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वह होता है आपका विसरण और सक्रिय परिवहन, है ना। विसरण और सक्रिय परिवहन के दौरान, श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे और देखिए, इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है ना, वो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु वह एक केंद्रिकाणु है जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है बी में, ठीक है। सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो WBC है जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट, है ना, ठीक है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, सबसे बड़ा श्वेत रुधिकाणु कौन है, तो मोनोसाइट। और मोनोसाइट ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा सबसे छोटा तो WBC लिम्फोसाइट। और सबसे अधिक WBC पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स में, है ना। और सबसे कम WBC वो पाया आपको होता है बेसोफिल्स में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की सबसे अधिक होती है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है तो मस्तिष्क में होती है, रेटिना में होती है, जीभ में होती है या हार्ट यानी हृदय में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क में। आप सभी जानते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरॉन कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। बेसिकली लगभग अगर हम बात करेंगे तो 100 बिलियन से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन होता है कहाँ पे, मस्तिष्क में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के अधिक में स्थित होता है, उत्तेजित क्रिया होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरॉन का बेसिकली काम आप सभी जानते हैं, सूचना को प्रदान करना, विद्युत रासायनिक संकेत को
इंडिकेट करना, ये सभी न्यूरॉन का काम है। और न्यूरॉन की सबसे अधिक अगर संख्या देखिएगा तो आपको मस्तिष्क में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है खसरा किसकी वजह से होता है। तो आप सभी जानते हैं खसरा एक वायरस डिजीज है, यानी खसरा रोग मोरबीला वायरस से होती है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वायरस यानी बिल्कुल बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे रोग हैं, जैसे कवक से आपको दमा होता है, कवक से गंजापन होता है, वायरस से रेबीज होता है ना, ये सभी चेचक वायरस से ही होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक प्रयोगशाला यानी केमिकल जो केमिस्ट्री जो लैब होता है ना, उसमें उपयोग में लाए गए वाला जो लिटमस होता है वो प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो आपको प्राप्त किया जाता है सेल से, है ना। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी फादर माना जाता है क्योंकि, तो आप सभी जानते हैं लिनियस अगर डेट अगर हम देखेंगे तो 1700 कितना बोलिए 53 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में कॉलोनियस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था, है ना, जिसे आप सभी जानते हैं। यह पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द में उसका वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द में उसका बेसिकली जाति का नाम होता है ना, वंश यानी जेनेटिक नेम और दूसरा शब्द में जाति यानी शब्द का नाम, जिसे स्पीसीज नेम भी कहा जाता है। तो ये सभी योगदान है द्विनाम पद्धति का लिनियस का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो वह बिंदु देखना है जहाँ पे एक वस्तु का पूरा संपूर्ण यानी होल भार जो होता है कार्य करता है, उसे खाली स्थान क्या कहा जाता है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है ना। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु संपूर्ण कार्यभार करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ग्रेविटेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिएगा यह थोड़ा सा लॉजिकली भी है, आप समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा नहीं है तो चलती हुई गोली में तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा है। जैसे आप मान लीजिए रिवाइवल से आप गोली को छोड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो गतिज ऊर्जा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे गोली जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बहता हुआ पानी। तो बहता हुआ पानी में भी आप देखिएगा तो गतिज ऊर्जा हो रहा है, भले ही स्थितिज के रूप में है, तभी तो पानी एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो ये भी आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा गतिज ऊर्जा नहीं है। तीसरा ऑप्शन में दिया है चलता हथौड़ा। तो मान लीजिए आप हथौड़ा को अगर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो गति कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ताकि एक बार बैक एक बार आउट आ रहा है। तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा है जिसमें खींचा हुआ धनुष है। मान लीजिए आप तीर धनुष को खींचे हुए हैं, ना तो कोई एक्शन हो रहा है ना तो कोई रिएक्शन हो रहा है, मतलब खींचे हुए हैं ओनली, तो उसमें तो गतिज ऊर्जा नहीं है ना। खींच के आप रुके हुए हैं तो खींचा हुआ जो धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, बल्कि खींचा हुआ धनुष के साथ अगर छोड़ा हुआ धनुष की अगर बात करेंगे तो वह गतिज ऊर्जा हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है। तो एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक शुष्क सेल में ऊर्जा जो रूप में संग्रहित रहता है वह आपको रहता है रासायनिक ऊर्जा में, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, ठीक है, और यह लड़की एक खड़ी हो जाती है तो दोलन का क्या मतलब काल होगा। तो मान लीजिए खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वह जो दोलन का जो काल होता है टाइम, वह कम हो जाता है पहले की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यहाँ से रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थर्मल फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहता है। तो जो थर्मल फ्लास्क है में रखा जो गर्म द्रव है ना, वो किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और रखने के कारण गर्म बना रहता है। तो इसका चालन भी है, संवहन भी है और साथ ही साथ विकिरण भी है। तो ये सभी तीनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप चाय या कॉफ़ी को आप थर्मस में रखते हैं तो सेम एज इट इज़ कुछ समय बाद
कुछ घंटों बाद गर्म को गर्म ही देखने को मिलता है। तो वही प्रश्न है कि थर्मल फ्लास्क में जो रखा गया द्रव है ना, वह किस प्रोसेस, किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है ना। ठंडे के दिन में कॉफ़ी चाय जो पीते हैं और वह थर्मस में रख देते हैं, जो कि स्टील का बना होता है, तो वो बेसिकली चालन, विकिरण और संवहन भी होता है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। थर्मल फ्लास्क में द्रव तीनों प्रक्रियाओं, चालन, संवहन और विकिरण के कारण बना रहता है। थर्मल फ्लास्क में गर्म द्रव लंबे समय तक गर्म और ठंडा द्रव लंबे समय तक ठंडा रहता है। जिस तरह से रखिएगा उस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। ये दोहरी दीवार का बना होता है ना, दोहरी उसमें परत रहता है ना, सिल्वर की कोटिंग की हुई रहती है और इसके कारण ऊष्मा क्षमता रोकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का किण्वन का अंतिम उत्पादन, है ना। तो ग्लूकोज का किण्वन का जो अंतिम उत्पादन है CO2 तथा C2H5OH होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो यह हटाए जा सकते हैं स्कंद से, स्कंद जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वो आप सभी जानते हैं, रेडोन गैस है और ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है। तो बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका परमाणु अगर क्रमांक पूछा जाए तो 86 है और क्रिप्टोन की खोज रेंजे और ट्रेवर्स ने की थी, है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट है 68 नंबर की, नादिर शाह खालिस्तान भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो ये कब की थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिलेगा, ए इज़ अ बिल्कुल राइट आंसर है। नादिर शाह ने आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो अपने आप में भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। नादिर शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया जो तख्ते दाऊद जो मयूर सिंहासन था, तब कोहिनूर की हीरो लेकर फारस वापस लौटा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1798 में निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता अपने लिए एक विशाल महत्व गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। तो ये किया था आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिस का निर्माण कराया था। तो इस गेटवे का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है, तो बुलंद दरवाज़ा, है ना। बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात ने अपनी जीत के जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी भारत के सबसे ऊंचे जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट, गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था और इस गेटवे का दूसरा नाम बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। अकबर ने मध्य भारत का तथा राजपूत ताना में अपनी स्थिति दृढ़ता करने के बाद 1772 ईस्वी में गुजरात पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और गुजरात पर आक्रमण के लिए अकबर को राजकुमार इतमाद खां ने आमंत्रित किया था। इतमाद खां आमंत्रित किया था, तो इसको क्या बोलेंगे, बुलंद दरवाज़ा को ही बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिस, गेटवे ऑफ मैग्निफिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड चैमफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, और उसमें जो यह चैमफोर्ड्स के द्वारा 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए जो जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है उसे हंटर समिति था। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है, यानी डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है ना, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बरदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, है ना, अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता की गई थी। तो यह किया गया था आपका बरदौली सत्याग्रह ने, जो कि किसानों की एक आंदोलन था और अगुवाई वल्लभ भाई पटेल के किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, एजेंडा 21 खालिस्तान अनुशंसित प्रक्रियाओं पर एक समूह था। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या एजेंडा जो 21 है, रियो सम्मेलन जो हुआ था, शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में, अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिलेगा, यानी डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और ये प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का उद्देश्य है। तो ये आपका यूएनओ
यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। है ना, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था और इसका यूएनओ के जो प्रमुख 6 अंग है राष्ट्र, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है यानी मुख्य पर्पस है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए यूएनओ का गठन किया गया है, मुख्य उद्देश्य ये। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो क्या आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके इसका उसके स्थान पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है इनमें से किस देश का पुराना नाम अबीसिनिया था। तो किस देश के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये इथोपिया के बारे में बात किया जा रहा है। इथोपिया का पुराना नाम था अबीसिनिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है 78 है, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 15%। और यह 91 संविधान संशोधन एक्ट 2003 के द्वारा लोकसभा में कुल जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक मंत्रियों नहीं हो सकता है, ये बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य के विधान परिषद में सर्जन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेखन संविधान के किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है 169, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस बात का जो उल्लेखन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल 64 के साथ साथ आर्टिकल 89 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात का उल्लेखन है कि उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो ये आप सभी जानते हैं 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की जगह विविध अधिकार के रूप में रखा गया और संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार का भाग हुआ करता था, है ना। तो 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विविध अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क के तहत, है ना, शामिल कर दिया गया था। और आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे तो 6 यानी 6 है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार विविध अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19F में और आर्टिकल 31 के अंतर्गत, है ना, संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मूल संविधान के वर्णित किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी विविध का। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के सम्मिलित है। तो मेघना की जो बात की गई है ना, यह किस नदियों के बीच संगठित है। तो ये आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सरहुल नृत्य किस राज्य में संबंधित है। तो सरहुल झारखंड का नृत्य है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आप सभी जानते हैं कुचिपुड़ी नृत्य है, भारतीय जो नाट्य है तमिलनाडु के लिए फेमस है, उड़ीसा में उड़ीसा नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको मिलेगा असम में, है ना। दीपोदी रामसर साइट आर्द्रभूमि असम राज्य में स्थित है। लोकटक झील रामसर साइट आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। रुद्रसागर झील रामसर साइट आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा और केलोरू झील जो कि रामसर साइट आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान से आर्द्रभूमियों का संरक्षण के लिए सम्मेलन किया गया था जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है और भारत में से 1982 यानी 1982 में, है ना, 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, वर्तमान समय में अगर कुल देखेंगे रामसर साइट तो 75 है ना, 75 है और अगस्त 2022 में स्थित ये 75 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट 2 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, असम। मेघालय की गौरी है ना, गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघालय में गारो जो पहाड़ियाँ और संतरा फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आप सभी जानते हैं नामदफा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर, यानी आधुनिक कंप्यूटर का फादर यानी जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो फादर है, ये जनक है, वो एलन ट्यूरिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है वो, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का अगर बात करेंगे तो एलन ट्यूरिंग है, यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है किस रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका USB, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, USB के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि 89 प्रश्न यहाँ पे ही होगा अंततः लास्ट में। देखिए, भारतीय संविधान, माफ़ कीजिएगा, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो ये नहीं है ना, वह ए भी है लेकिन सी नहीं है। इसमें सी देखिए क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने घोषणा के उद्यमिता पाठ्यक्रम का संबंध राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बाकी सब है, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र के किस अर्थव्यवस्था खाली स्थान का एक हिस्सा है? तो ये आपका है तृतीय क्षेत्र का, है ना। आप सभी जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, जिसमें आपको देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का भाग है ना। तो प्राइमरी में जिसमें अंतर्गत कृषि से है, पशुपालन से है, वन मत्स्य हो गया। द्वितीय में आपको अंतर्गत मिलेगा जो विनिर्माण से संबंधित है क्षेत्र में, और तृतीय आपको मिलेगा सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा, व्यापार, यातायात, संचार, होटल, विद्युत, ये सभी आपको देखने को मिलता है तृतीय में। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग से संबंधित नहीं है, सत्य नहीं है। तो देखिए, कुटीर उद्योग का संबंध में देखेंगे तो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कुटीर उद्योग करने के लिए आपका तकनीकी कौशल की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको इतना टेक्निकल स्किल नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल नहीं होने के बावजूद भी आप गृह उद्योग कर सकते हैं, स्थानांतरित कच्चे मालों का उपयोग कर सकते हैं, इनमें परिवार के अल्पसंख्यक और श्रमिकों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक गलत है, बाकी ये सभी है ना वो सही है, BCD। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 92, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा UN संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो ये संबंधित है UNODC। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, ये संबंधित है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषण शामिल है? तो 8 प्रदूषण शामिल है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? तो वह गार्डन को किया जा सकता है। गार्डन पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की सुरक्षा हेतु जो प्रोजेक्ट अभ्या किसने लॉन्च किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किए हैं आपका दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 96, जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत जो की है ना, वो आपकी की है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा दोस्त, अगर हम 96 के आंसर अगर हम डी बोले हैं तो महाराष्ट्र सही है, हम सोचे बी बोल दिए। और 97 के अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादन क्षमता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के पास, है ना, मैक्सिमम महाराष्ट्र में से मैक्सिमम, ठीक है। इनमें से किस अंतर्ग्रहीय अंतर्राष्ट्रीय यान 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा? तो ये बात की जा रही है आपका जूनो के बारे में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल्स 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो यह किया गया था आपका शिलोंग में, ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न है 100, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं किए हैं। तो ये किस पुस्तक का? तो ये जो पुस्तक है आपका सी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये नहीं किए हैं, बाकी ये सभी किए हैं। विंग्स ऑफ फायर हो गया, इंडिया
2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियस हो गया, है ना। इंग्राइटेड माइंड्स इन अनविल्स अनसीलिंग द पावर एंड विदिंग इंडिया, ये सभी किए हैं लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं किए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।